गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के इंस्टा पेज पे लाइव आ रहे हैं विद आईपीएस विवेक राज सिंह सर के साथ। तो हेलो हेलो नदीम। और आज हम इंटरेक्ट होने वाले हैं आईपीएस विवेक राज सिंह सर के पास, और वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं कुछ ही देर में। तब तक मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम आदर्श है और मैंने जनरल सेक्रेटरी सर्व किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में। प्रेजेंटली आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट राजस्थान हाई कोर्ट, और हम उनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन की और किस तरीके से उन्होंने वो मुकाम पाया जिसके लिए आप चाह रहे हैं और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप जो भी हैं, और अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ इस लाइव सेशन को, जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए। और हमारे पास कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए हैं और कुछ ही देर में सर ज्वाइन करने वाले हैं। और हेलो जयदीप, हेलो जयदीप। और लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं और कुछ ही देर में हम सर के साथ लाइव होने वाले हैं। और आप जो भी क्वेश्चंस हैं जो आप सर से पूछना चाहते हैं वो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सर 8 टाइम डिस्ट्रिक्ट एसपी रहे हैं, सर ने सर्व किया हुआ है, और सर प्रेजेंट में डीआईजी हैं छतरपुर रेंज में, जो कि मध्य प्रदेश में है। हेलो सागर। हेलो। यस यस, कुमार दिनेश लीजेंड इज कमिंग। बिल्कुल। सर के बारे में जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। सर ने नक्सलाइट एरियाज में भी काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ सर कनेक्ट होने वाले हैं। हेलो हेलो। या गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग, ऑडिबल हैं हम? हेलो, गुड इवनिंग सर, आवाज़ हेलो, आ रही है आपको? गुड इवनिंग। या मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर। या प्लीज। तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन परिवार में सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आदर्श सिंगल। धन्यवाद आदर्श जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो काफ़ी समय से वेट कर रहे थे इसका कि सर आएंगे, और कमेंट्स आ रहे थे कि लीजेंड इज कमिंग, क्योंकि आपके बारे में सबने जाना कि आपने जिस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की और जिस पोस्ट पे आप अभी हैं आपने किस तरीके से उसको रखा। तो सर हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत सर इंट्रोडक्शन से की जाए। तो सर आपके बारे में हमारे एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी जो यूपीएससी की जर्नी थी वो स्टार्ट की, और किस तरीके से सर आपने वो मुकाम पाया। गुड। सो बेसिकली मैं सागर का रहने वाला हूँ, सागर मध्य प्रदेश में। सागर के पास बंडा हमारा एक टाउन है, और मैंने अपना यस स्कूलिंग बंडा से ही किया हुआ है। पहले क्लास 10 तक सरस्वती सुमन मंदिर से, और उसके बाद 11-12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। हिंदी मीडियम से, हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ। तो जनरली जो एक फियर भी बोल सकते हैं, एक डर भी बोल सकते हैं सिविल सर्विस को लेके, और एक बहुत ज़्यादा हमारा समय जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते थे, तो बेसिकली हम, मेरे टाउन से कोई और सिविल सर्विस में कभी रहा नहीं। हमारे ज़िले से भी बहुत कम ही लोग होंगे जो जनरली हमारी जानकारी में नहीं थे। तो एक मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं उपलब्ध था।
सो कहीं ना कहीं एक बट चूंकि मेरे पिताजी का एक ये रहा है कि सिविल सर्विस के लिए उनके दिमाग में था, वो बहुत फैंसीनेट होते थे जब कलेक्टर की बात होती थी और ये सब, तो उनके दिमाग में था। बट इवन ही नेवर आस्क्ड मी, मुझे कभी नहीं बोला, बट मेरे दिमाग में वहीं से जो बोलते हैं कीड़ा पनप गया कि भाई सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, और इसलिए मैंने एक दिमाग में ये लाया। इवन जब मैं 11th 12th मतलब 11th के लिए अपना सब्जेक्ट का चयन कर रहा था, तो देयर वाज ऑप्शन कि हम बायोलॉजी लें या मैथ्स लें, तो मैंने पिताजी से एक जो गाइडेंस लेते हैं, पिताजी से जाके पूछा कि डैडी क्या लेना चाहिए, तो उनका यही बोलना था कि तुम्हें क्या करना है। मैंने कहा मैं दिमाग में है कि सिविल सर्विस की तैयारी करना है। तो देन ही सजेस्टेड कि यार इंजीनियरिंग करना ज़्यादा बेटर होगा, आप इंजीनियरिंग करके एक तो आसानी से जल्दी कर लेंगे और फिर आप अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड दैट्स हाउ लाइक इट स्टार्टेड इन द माइंड, इट वेंट ऑल। बिल्कुल सर। सर, एक अगर मूवमेंट वो जानना चाहें कि किस मूवमेंट पे आपको लगा कि अब यूपीएससी अपना ड्रीम है और यूपीएससी में जाना है, मतलब एक हार्डकोर फीलिंग वाली अगर बात को अगर हम बोलें तो वो मतलब वो मूवमेंट क्या था, मतलब जिससे एज सच मेरी लाइफ में वो मूवमेंट तो ऐसा कोई नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। और सेकेंडरी मैंने सिविल सर्विस की तैयारी को एक अपना लक्ष्य था, जीवन का लक्ष्य के रूप में मान सकते हैं। वो बचपन में ही आ गया था, कब आया एग्जैक्टली ऐसा कोई क्षण नहीं है, लेकिन हाँ मैं किसी गाड़ी को देख के या किसी अधिकारी को देख के कभी आकर्षित नहीं हुआ। वो मेरे दिमाग में कहीं भी नहीं आया, जैसे कई लोगों के दिमाग में होता है कि या कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो कि जिसने आपको आकर्षित कर लिया हो सिविल सर्विस के लिए। बट ये जरूर था कि हमें सिविल सर्विस में जाने से एक बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेटर एक एरिया मिलेगा जहां पर हम सेवा कर सकते हैं। सो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था। बट मैंने देखा है मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको बचपन से ही या किसी एक क्षण में जुनून के रूप में आ गया, वैसा जुनून मेरे अंदर नहीं रहा। सिविल सर्विस मेरा ये है जरूर है कि मैं जो भी कार्य करता हूं तो अपनी 100% ऊर्जा। बिल्कुल सर। सॉरी गॉट डिस्कनेक्टेड। सो वही एक क्षण था जब मैंने डिसाइड किया कि भाई अपना एनर्जी पूरा उसमें लगा देंगे। रादर अगर आप देखें मेरे इंजीनियरिंग के जो फ्रेंड्स हैं तो उनको भी कभी मैंने रिवील नहीं किया था कि मेरा उद्देश्य कभी सिविल सर्विस का है। सो जनरली दैट वाज इन बैक इन द माइंड, बट आई नेवर टोल्ड। मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड थे इंजीनियरिंग में जिन्होंने उन्होंने बताया था कि वो सिविल सर्विस करना चाहते हैं, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड फाइनली दे सेटल्ड फॉर अ वेरी गुड जॉब, मतलब जिसको बोलते हैं ना बहुत अच्छा पैकेज लेके वो सेटल हो गए, बट दे डिडंट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो सर आपने कितने अटेम्प्ट दिए यूपीएससी के जो एग्जाम है उसके लिए सर? मेरा सिलेक्शन 3rd अटेम्प्ट में हुआ था 2005 के एग्जाम में। 2002 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और 2002 के बाद 2003, 4 और 5 के मैंने अटेम्प्ट दिए हैं। 2003 का जो मैंने प्री दिया था, बेसिकली गाइडेंस नहीं था, सही तरीके से तैयारी नहीं थी, तो मेरा प्री में ही नहीं हुआ। प्री में नहीं होने के बाद जब हम इंट्रोस्पेक्ट किया, जब हमने उसका आत्म विश्लेषण किया, ध्यान दिया चीज़ों पे कहाँ गलती हुई थी और रियलाइज किया कि व्हाट ऑल मिस्टेक्स वर कमिटेड। नेक्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप हमारे समय पे जाएं, अभी का मुझे नहीं मालूम, बट हमारे समय में जनरली होता था कि 80-85 ऑप्शनल में 80-85 आपके अगर जीएस में आते थे तो ये बहुत अच्छा स्कोर हो जाता था, मतलब आप हो जाते थे कि आप निकाल लेंगे। बट हमने प्रिपरेशन का लेवल उस लेवल तक लेके गए कि देन 2004 और 5 के एग्जाम में लाइक हमारे जो जीएस थे वो 110 के आसपास थे। हमारा जो ऑप्शनल था, मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, वो 100 के आसपास था। तो वो पूरा फोकस, क्योंकि एक बार जब असफलता मिली तो हमें पता चल गया कि तैयारी क्या करनी है, हमने फोकस किया उन एस्पेक्ट पे कि जहाँ करनी। लेकिन देन अगेन जो मैंने बोला कि मार्गदर्शन का सही नहीं होना, तो जब मैंने 2004 का मैथ्स लिखा तो मेरा मार्क्स था 796 मार्क्स था ना। हमारे समय में 796 मार्क्स वर नॉट दैट गुड,
अभी हो सकता है बहुत अच्छा है, कई लोग सिलेक्ट होते हैं इतने स्कोर पे। सो जब इतना मार्क्स आया देन रियलाइज, जब इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो रियलाइज हुआ क्या गलतियां हम कर रहे थे जब इंडिविजुअल आपने एनालिसिस किया मार्क्स का। बिकॉज आई गॉट गुड मार्क्स, बहुत ही बुरा ऐसे लिखा था मैंने, बहुत सिस्टमेटिक नहीं था बोलना चाहिए, लेकिन मेरे एनालिसिस अच्छा था, फैक्ट अच्छे थे, आई गॉट 100 मार्क्स इन ऐसे। सो आई रियलाइज कि मेरा राइटिंग स्किल्स या मेरे जो फैक्ट हैं उसमें गलत नहीं है। देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में उनको अच्छे से रिकंसाइल किया, अच्छे से चीजों को किया, एंड फाइनली आई गॉट इनटू द सर्विस। ओके सर। सर अभी जनरली देखने में आता है कि प्रेशर वाली जो बात है, कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, या फैमिली प्रेशर को ले लें या फिर जनरली जो प्रेशर है एनवायरनमेंट का, वो बहुत ज्यादा ले लेते हैं। काफी सारे हमें ऐसे चीजें देखने को भी आती हैं जहां लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, और ये बहुत ज्यादा सीरियस इशू है। तो सर अगर कुछ ऐसी बातें हैं कि उस प्रेशर को कैसे डील करना चाहिए उस प्रिपरेशन के दौरान, उस जर्नी के दौरान सर? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं सभी को, हमारे जितने भी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट हैं, अदरवाइज जीवन में जो भी कर रहे हैं, मैं सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी कार्य, कोई भी लक्ष्य या कोई भी आजीविका का साधन आपके लिए, उसको एक आजीविका का साधन के रूप में लें, उसको अपने जीवन से ना जोड़ें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो बोलते हैं कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो हमारा कुछ नहीं होगा। दैट इज अनफॉर्चुनेट। आपको ये मानना चाहिए कि एक तरीका हो सकता है, आपकी एक मंजिल, मतलब एक पड़ाव हो सकता है जीवन का, ये कभी भी अंतिम मंजिल नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपने सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल लिया और जिंदगी खत्म है, उसके बाद असली चैलेंज शुरू होगा। एंड दैट मैटर्स फॉर एवरीथिंग एल्स। आप कुछ भी काम करते हैं, वो एक आपके लिए एक पड़ाव हो सकता है, लेकिन वो अंतिम मंजिल कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमेशा एक अपना 100% दें, जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें 100% दें। कभी भी उसको अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। जो आप बात कर रहे हैं प्रेशर की, वो वहीं पर होता है कि जब हम किसी भी चीज को अपने ऊपर इतना हावी हो जाने देते हैं, चाहे वो आपका लक्ष्य हो, चाहे आपका, इवन इफ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, किसी का प्रेम में इतना ज्यादा किसी व्यक्ति को हावी हो जाने देते हैं कि वो आपको डिप्रेशन में ला देता है। तो किसी भी चीज को अपने दिमाग पे हावी ना होने दें। लाइफ में बहुत सारे आयाम होते हैं, सभी आयाम, सभी पहलुओं को सही तरीके से कार्य करें। और आप अगर सही तरीके से कार्य करना चाहें, मतलब सही तरीके से आप अपनी ऊर्जा को अगर लगाते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे जीवन में। और जीवन की सफलता सिर्फ सिविल सर्विस की सफलता नहीं होती है, बहुत सारे इसके मायने होते हैं। यस सर, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि स्टडी कहाँ से स्टार्ट करें और कितना टाइम एक यूपीएससी के लिए सफिशिएंट होता है, कि आप पर डे दें या फिर किस तरीके से दें? एक टाइम मैनेजमेंट के लिए जो बात है, वो आप क्या सजेस्ट करें? आदर जी, इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सभी व्यक्ति की, सभी हम में से हर एक की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। आई हैव सीन सम ऑफ द ऑफिसर्स, सम ऑफ द माय बैचमेट्स, सम सीनियर कलीग्स, जूनियर कलीग्स, जिन्होंने 4 घंटे अपने जीवन, मतलब उनको पास 4 ही घंटे होते थे, उन्होंने 4 घंटे भी प्रिपरेशन किए। आई नो सम ऑफ द ऑफिसर्स हु प्रिपेयर्ड फॉर 18 आवर्स। हम भी शायद बहुत मेहनत किए हैं। सो यू कैन नॉट जस्ट लिमिट कि कितना समय होना चाहिए, ये आपकी अपनी क्षमताओं पे। अगर हम देखें तो स्वॉट एनालिसिस एक होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। अगर आप अपनी क्षमताओं का सही तरीके से एनालिसिस करें कि आपकी क्षमताएं कितनी हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है यूपीएससी के एग्जाम में, आपको द मोमेंट you are selected, within few days or few months or few year you will be given a responsibility जो बहुत ही बड़ी है आपके हाथ में। बहुत सारे लोगों का जीवन हो सकता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो एक बहुत बड़े लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन उस अधिकारी के रूप में होना है, और उस प्रकार का व्यक्तित्व आपके अंदर आपको निर्माण करना है। It's not about the reading something. It's about acquiring that personality. उस पर्सनालिटी को एक्वायर करने के लिए कैसे आपको नॉलेज गैदर करना है, कैसे आपको फैक्ट्स के एनालिसिस करने हैं, कैसे आपको आपके व्यक्तित्व में ब्रॉड माइंडसेट लेना है, कैसे चीजों को टोटलिटी में देखना शुरू करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो ये सब चीजें आपके
लाइफ स्टाइल में आ जाना चाहिए। लाइक द मोमेंट यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, अगर हम आज के किसी भी न्यूज को देखते हैं, कोई भी घटना अगर यस आज हुई है, तो उस घटना को हम टोटलिटी में कैसे देखेंगे, हाउ विल इट इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी, सोसाइटी, आवर रिलेशनशिप विद द नेबर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, हमारे फ्यूचर इस पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब चीजें अगर आप उस घटना को टोटलिटी में देखना जब प्रारंभ कर देंगे, तो निश्चित ही आपका जो आंसर होगा, जो यूपीएससी का आंसर होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। और उस व्यक्तित्व को, बेसिकली आपकी कॉपी से आपका व्यक्तित्व चेक होने जा रहा है, उस व्यक्तित्व को आप दिखाने में सक्षम हो जाएंगे कि आप में वो क्षमता है जो एक अच्छे ऑफिसर के लिए जरूरी है। सो यस सर, बिल्कुल। दिस इज समथिंग सेकेंडरी। जब हम उस बात पे आते हैं वापस, जो आपने समय की बात की है, तो निश्चित ही यस सर। हर एक व्यक्ति को आपकी क्षमताओं पे आप ही बेहतर जज हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति है वो अपनी क्षमताओं का बेहतर जज हो सकता है। लाइक मी, मैं अपनी अगर वीकनेस बताऊं, मुझे फैक्ट याद नहीं होते हैं। मेरे ऑप्शनल थे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। इफ आई से मेरा बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग का, सो लाइक आई नेवर हैव एनी आइडिया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या चीजें होती हैं, बट आई हैव रिटन इन हिस्ट्री विच वाज लॉजिकल, विच वाज लाइक नॉट अबाउट द फैक्ट, जिसमें फैक्ट नहीं होते थे, तथ्यों पे आधारित था। मतलब बेसिकली तथ्य तो आपको चाहिए, बट तथ्यों का ऐसा नहीं था कि मुझे रट के कुछ रखना है। वो कैसे घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक रहा है, उनको होने के लिए वो बस संभावी, जैसे कई बार होता है ना कि ये घटना होनी ही है, अगर ऐसा होने होगा तो इस तरीके से होगा, आर्थिक गतिविधियां होगी तो नगरीकरण होगा। सो लाइक दीज ऑल थिंग्स, अगर आपने उसको लॉजिक को समझा हुआ है, तो निश्चित रूप से आप अच्छे एक आंसर पे पहुंच सकते हैं, और वो आपका, जो मैंने बात की व्यक्तित्व की, वो व्यक्तित्व आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। सो वो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी होगी। हमने बहुत सारे ऐसे भी ऑफिसर्स देखे हैं, इनके ऑप्शनल ऐसे थे जिन्होंने जैसे पाली एक लैंग्वेज के साथ लोग अपीयर हुआ करते थे, तो उन्होंने पूरा रट लिया था। इवन जो हलंत या पूर्ण विराम जैसी चीजें भी उन्होंने रटी हुई थी और उसको छाप के अच्छे मार्क्स लिए। सो इट इज अबाउट योर पर्सनैलिटी, लाइक आपकी क्या क्षमता है, उसके आधार पे आपको तैयारी करनी है, और वो उस पर आपको रिजल्ट देगा। एक सीनियर हुआ करते थे सर हमारे, वो यूपीएससी जर्नी के बारे में बताते थे कि हर व्यक्ति को एक बार कर ही लेनी चाहिए तैयारी, क्योंकि एक व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ अपनी सोच का दायरा बढ़ जाता है। तो बहुत बहुत सही बात बोले आदर्श जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ब्रॉडर तरीके से सोचने लगते हैं। मैं हमेशा लोगों को स्पेशली बोलता हूं कि अगर मान लीजिए आप सफल नहीं होते हैं, कभी भी आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी ऊर्जा को पूरा चैनलाइज करिए, अपना 100%। उस समय जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस समय आपका दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। उस समय आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार नेटफ्लिक्स पे हम कोई सीरीज देख लें, या हम बाजार हो आए, या कोई मूवी देख लें। उस समय आपको बैठ के अपनी पूरी ऊर्जा, 100% ऊर्जा उस काम में लगाना चाहिए जो आपका लक्ष्य है। जब आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे, आपके पास बहुत समय होगा बाकी सब चीजों को देखने के लिए, बाकी सब कार्य को करने के लिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं होते 100% देने के बाद भी, वो आपकी जिंदगी का अंत नहीं है। वो आपके व्यक्तित्व में ऐसा निखार ला देगा कि इवन आप परचून की दुकान भी खोल लेंगे ना, तो जो बाकी परचून की दुकान वालों, उनसे बेहतर आप काम करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच अपग्रेड योर पर्सनालिटी। आपकी व्यक्तित्व में जो निखार आता है, जो आपने बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है, हर काम का अपना महत्व है, लेकिन अगर आप किस तरीके से करते हैं, वो आपको लोगों से अलग करता है। जीने का तरीका एक जो महत्वपूर्ण है वो है। हाँ सर, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। तो वो ये है कि नोट्स कैसे बनाएं, और कोचिंग सेंटर्स का अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो नोट्स कैसे बनाएं, कोचिंग्स को किस तरीके से यूटिलाइज करें जिससे हम उस सक्सेस तक पहुंच पाए सर। नोट्स का देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आपकी रणनीति होना चाहिए। जैसे मेरा हिस्ट्री में, मैं अगर किसी टॉपिक पे पढ़ रहा था, तो मुझे मेरे बुलेट फॉर्म में, या हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, मैं बुलेट फॉर्म में मेरे उस टॉपिक के पॉइंट्स हुआ करते थे, की पॉइंट हुआ करते थे, कि जो मुझे लास्ट डे, जो से मेरे पास एक दिन अगर मुझे मिल रहा है, या 8 घंटे मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे दोनों ऑप्शनल अगले आगे पीछे दिन हुआ करते थे। सो अगर 8 घंटे में मैं कैसे उसको रिवाइज कर लूंगा,
सो मैंने उसको की पॉइंट बनाए हुए थे कि ये 8 घंटे के लिए मेरे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है और मुझे इसको देखना है। मैं उसको समझ लूंगा। कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जो आपको पता होता है कि ये फैक्ट मुझे लास्ट दिन में चाहिए, एक बार रिकॉल कर लूंगा, उस एक वर्ड को अगर मैं देख लूंगा तो मुझे पूरा आंसर याद आ जाएगा। सो दोज की नोट्स, की पॉइंट आपको अपने बना के रखना चाहिए आपके लास्ट मोमेंट के लिए। सेकेंडरी, लाइक लास्ट 15 डेज के लिए आपका नोट्स होना चाहिए जिसमें आप थोड़ा डिटेल ले सकें, क्योंकि यू कैन नॉट गो थ्रू द होल बुक। सो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन आपके नोट्स के आधार पे, मतलब आपकी जरूरत के आधार पे होना चाहिए। कई बार मान लीजिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैं अगर आपको दे दूंगा तो हो सकता है वो नोट्स आपके लिए यूजफुल ही ना हो, क्योंकि आपके लिए जो जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं वो पॉइंट आपको वैसे ही आसानी से आते थे, लेकिन आपके लिए जो दूसरे पॉइंट रिक्वायर्ड थे वो उस नोट्स में मिसिंग है। क्योंकि आपको हो सकता है कि वो लिंकेज जरूरी है और मुझे वो लिंकेज मुझे मालूम थी, मुझे सिर्फ उन पॉइंट पे ही जाना था। तो दिस इज द डिफरेंस विच एक व्यक्ति अपने से ही निर्धारित कर सकता है। सेकेंडरी, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, देखिए कोई भी माध्यम है जो आपको आसान कर देता है आपके कार्य को, तो कोचिंग भी कई बार आपके कार्य को आसान कर देती है। आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिल्टर्ड होके चीजें मिल जाएंगी। बट ये जरूर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। वो भी अगर आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम है तब आप कर सकते हैं, और उसका एनालिसिस स्वयं ही करना पड़ता है। नोबडी, लाइक कोचिंग में 500 आदमी बैठे हुए हैं या 200 आदमी हैं या 100 है, इवन 50 लोग भी हैं, तब भी वो टीचर आपको इंडिविजुअली नहीं गेज कर पाएगा कि आपको क्या चाहिए। वो एक सामान्य जनता के हिसाब से जो वहां पे बैठी हुई है उसके हिसाब से आपको ज्ञान देगा, और उसमें से आपको अपने हिसाब से निकालना होगा। सर अभी जैसे आप जानते हैं कि टेक्निकल एरा आ रखा है इंडिया में, तो अभी इंस्टाग्राम पेज पे हमारे 10th के और 12th के स्टूडेंट्स भी हमसे कनेक्टेड हैं। तो उनके अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प कर दे, और 12th वाले बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि 12th के बाद क्या ग्रेजुएशन के साथ साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्या ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करनी चाहिए। तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए भी सर कुछ आप सजेशन। देखिए, सबसे पहली चीज तो इतना कॉम्पिटिटिव लाइफ में होना नहीं चाहिए। मेरा ये मानना है कि सही समय पे सही कार्य करना चाहिए। आप मैंने जैसे बात की कि व्यक्तित्व निर्माण की, आप व्यक्तित्व को बढ़ाएं, आप ब्रॉडर अपना अप्रोच रखें चीजों को, बृहद जो बोलना चाहिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना शुरू करें। लेकिन 10th के बाद या 12th के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है ये अगेन डिसाइड करेगा कि आप यूपीएससी में क्या सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, देयर आर पीपल हु विल गो फॉर अ कैरियर ऑप्शन, कि मैं एक सिक्योर, पहले कैरियर भी मेरा सिक्योर हो जाए, कि मैं अगर इनकेस सफल नहीं हुआ तो मेरे पास एक वैकल्पिक रोजगार का अवसर रहेगा। अगर आपने वो सोचा हुआ है तो आप उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट का डिसाइड करेंगे। अगर आपका ये है कि नहीं मुझे सिविल सर्विस ही नहीं करनी है, सिविल सर्विस नहीं हुई तो मैं परचून की दुकान खोल लूंगा या मैं खेती करने लगूंगा, देन यू कैन ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट विच ओनली इज देयर फॉर द सिविल सर्विसेज। मतलब ये निर्भर है, मैं किसी भी सब्जेक्ट को डिमीन नहीं करना चाहता हूँ कि अगर मैं बोल दूं कि ये सब्जेक्ट ले लो और ये, तो वो डिमीनिंग हो जाएगा उस सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बेहतर कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टेक्निकल सब्जेक्ट ही हो, वो आप नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ भी बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जनरली लोग जो सिविल सर्विस के लिए फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं, वो सोचते हैं कि ह्यूमैनिटीज से उनको बहुत हेल्प मिल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल एजुकेशन में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करने से उनको लगता है, जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, किसी के लिए डीमीनिंग नहीं होना चाहिए कि इंजीनियर इफिशिएंट ज्यादा होते हैं, वो हर एक काम को ज्यादा इफिशिएंटली करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, लाइक आप कैसे उसको लेना चाह रहे हैं वो आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है। बट डेफिनेटली मैं उनको यही बोलूंगा कि फर्स्ट यू शुड गैदर नॉलेज, अच्छे से नॉलेज को गैदर करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखिए, पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। 10th 12th में सब्जेक्ट के पीछे भागने की अपेक्षा एक बार यूपीएससी का सिलेबस देख लिया आपने, एनसीईआरटीज जो पढ़ी हुई हैं 5th से लेके 10th तक, उन एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़िए। मैं ये मानता हूं कि वो एनसीईआरटीज या वो
पुस्तकें जो हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी होती हैं उनको पढ़ने का, और जब हम यूपीएससी की तैयारी को में करते हैं नजरिया अलग होता है। वही एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हर कोई आपको बोलता है, लेकिन हम जो उसको नजरिया जो होता है देखने का वो बहुत डिफरेंट होता है। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता था और एनसीईआरटी के जो पैरा होते थे वो एनसीईआरटी का कई बार एक पैरे में आधा घंटा लग जाता था। अरे यार इतना डिटेल में इतना डेप्थ नॉलेज उन्होंने छुपा के रखा हुआ है। आई स्टिल रिमेम्बर हिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक में एक लाइन थी कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में यूरोप ऐसे एक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ था जिसमें एक चिंगारी आके और विस्फोट कर, लाइक यू सी, भले ही बिल्कुल सिंपल सा लाइन है, हम ऐसे जनरल उसमें पढ़ लेंगे, बट इट हैज लॉट ऑफ थिंग्स, इतना सारा गहन ज्ञान उसमें भरा हुआ था कि जिसको हम जब आज एक बहस के रूप में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें अंतर हमें समझ में आता है। यस सर, यस, बिल्कुल सर। सर अब बहुत ही ज्यादा जो कंफ्यूजिंग जो प्रश्न है वो है ऑप्शनल को लेके, कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा होता है कि ऑप्शनल का चुनाव कैसे करें। तो सर इसके बारे में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एस्पिरेंट्स? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं नॉट ओनली ऑप्शनल, इवन द मीडियम ऑफ एग्जाम, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं आपकी रैंक में, आपकी सर्विस के में और कई बार आपके सिलेक्शन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। जैसे मैंने एक गलती की यहाँ पर, एक क्या मतलब इट वाज अ बिग मिस्टेक, अब मैं मिस्टेक नहीं बोलूँगा बट इट वाज अ मिस्टेक बिकॉज मैंने जो सब्जेक्ट अपने सेलेक्ट किए, ना तो मेरे जो गुरु हैं सिविल सर्विस के मनीष जैन मेरे टाउन से ही हैं, और उन्होंने सिविल सर्विस का फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना इंटरव्यू दिया था। ही वाज जस्ट 21 एट दैट एज। मैं उनसे जाके मिला और उनसे मैंने पूछा कि भैया कैसे तैयारी करनी, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। ही टोल्ड मी कि यार ये एनसीईआरटीज हैं, आप इनको पढ़ो, इनको पढ़ के आप समझो किसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस इंटरेस्ट के हिसाब से आप इसको ले लो। मैंने उनसे पूछा आपके क्या ऑप्शनल है, उन्होंने बोला मेरे ज्योग्राफी हिस्ट्री। मैंने कहा मेरे भी ज्योग्राफी हिस्ट्री। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। जब लोगों ने उन्होंने सही ज्ञान मुझे दिया, उन्होंने मुझे बोला कि आप ये पढ़ लीजिए, आप ये ऑप्शनल भी देख लीजिए। उन्होंने मुझे बाद में भी बोला कि यार तुम हिंदी साहित्य देखो, हिंदी साहित्य में यू कैन डू गुड, तुम्हारा अच्छा है। लेकिन समहाउ मैंने जो होता है ना रिजिडिटी, दैट किल्ड। वो हमें सोचना चाहिए कि हम किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। आप सभी जो ऑप्शनल अवेलेबल हैं उनका स्कोरिंग पैटर्न क्या है, इवन द एग्जाम डेट वो कब आते हैं। जैसे मेरे केस में हिस्ट्री ज्योग्राफी यूज्ड टू बी इमीडिएटली आफ्टर द जीएस और बैक टू बैक था। सो अगर आपने सही तरीके से प्लानिंग की होती तो आपको एक रिवीजन के लिए समय अच्छा मिलता, आप बेहतर तरीके से उसको पढ़ पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है जिसको वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो इसको बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि आप किस प्रकार का, उसमें कितना कंपटीशन है। वो आपको, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि वहां पर कई बार सिलेक्शन एक तो कम होता है और आप बहुत अच्छे नहीं अगर उसमें हैं तो आप नहीं निकाल पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ये आपको समझना जरूरी होगा सब्जेक्ट चयन में। सेकेंडरी मीडियम का होता है, मेरा ये मानना है कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा लॉस होता है। जो 30 से 40 नंबर का अंतर तो आ ही जाता है इन जनरल, अगर आप इंग्लिश मीडियम से उसी में अपीयर हो रहे होते। लेकिन डेफिनेटली आपकी पकड़ कितनी है। जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने इंग्लिश मीडियम का मटेरियल पढ़ा पूरा और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। हमारे समय इतना अच्छा हिंदी में मटेरियल भी नहीं हुआ करता था। जीएस का पूरा बाजिया मैं रवि को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया और उसको पढ़ा। तो दिस वाज लाइक आई हैड टू डू डबल, जो मैं बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। पहले उसको इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में ट्रांसलेट करना, अपना उत्तर बनाना। तो ये आपको समझना होगा कि आपने कैसे, किस सब्जेक्ट के साथ आप मतलब किस मीडियम के साथ आप तैयारी करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभिव्यक्त नहीं कर पाए, अगर आप इंग्लिश ले लिया और आप अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाए तो वहां भी आप लॉस में रहेंगे। तो अगर आप हिंदी में अच्छे से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं तो निश्चित ही आप हिंदी के साथ जाइए। लेकिन अगर आप इंग्लिश में कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश मीडियम।
बेसिकली प्रेजेंटेशन की बात है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो प्रेजेंटेशन यस, को लेते हैं। ट्रू। सर, हमने देख रहे थे हम, और हम जानते भी हैं, काफी समय से फॉलो भी करते थे कि आप काफी सारी, मतलब 8 डिस्ट्रिक्ट्स में आप एसपी रहे हुए हैं, और आपका जो था कि बिहार से असम, असम से फिर एमपी, और नक्सलाइट एरियाज में भी आपने काफी सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हैं। तो सर, उनके बारे में अगर कुछ, अगर आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा मूवमेंट, कोई ऐसा मिशन जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम भी करे और एक इंस्पिरेशन का भी काम करे। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें जो नक्सल, हमारे नक्सल अफेक्टेड एरियाज थे, वहां पर यस। जो प्रॉब्लम है उसको भी ग्रास रूट लेवल पे समझना होगा। जो लोग हैं, जैसे हम लोग कई कई बार कई गांव में जाते थे, तो वहां पर हम अपने साथ जब ऑपरेशन में जाते थे तो अपने साथ एक्स्ट्रा राशन कैरी करते थे। एक्स्ट्रा राशन कैरी करके वहां जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम वहां के लोगों को भी अपने साथ खाना खिलाते थे, कि भाई उनको ये ना लगे कि ये हमारे ऊपर बर्डन। जनरली जो नेगेटिव एक प्रचार किया जाता है फोर्सेस के बारे में या प्रशासन के बारे में, कि भाई ये आपका शोषण कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनका लाभ वहां तक, कई बार क्या होता है कि नक्सल एरियाज में बिकॉज ऑफ फियर, बहुत ज्यादा भय होता है, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन योजनाओं को वहां तक पहुंचवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो पुलिस प्रोटेक्शन में ही जा सकते हैं। तो उन सब चीजों को हम लोग कोशिश करते थे कि वहां तक पहुंचाया जाए। लोगों में ये जो भ्रांतियां, जो गलत प्रोपोगंडा नक्सल प्रचारित करते थे, उनको दूर किया जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और चूंकि सिंपैथी गेन करने के लिए वो नक्सल एक नेगेटिव प्रोपोगंडा हमेशा करते हैं, वो नेगेटिवली आपका मैसेज ऐसा देंगे कि भाई ये तो आपका शोषण करने के लिए ही से है। तो वो चीज को आपको दूर करना होगा। उनके लिए जो सुविधाएं आप दिला सकते हैं, जो जैसे कहीं रोड्स की समस्या है, बिजली की समस्या है, उनको अगर आप लाभान्वित करा सकते हैं तो निश्चित ही आप एक बेहतर, उनका जो मुख्य धारा में जोड़ना है वो बहुत जरूरी हो जाता है। एंड दैट हेल्प्स। और उसने हम लोगों को बहुत हेल्प भी किया। बहुत सारी जगह से हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आना शुरू हो गई। यस। सर, मैंने खुद ने जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा था राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और मैंने वो जीता भी था। तो उस दौरान क्या, थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, चाहे किसी भी जर्नी में वो प्रेशर होता है। तो सर, ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है हमारे लिए, कि मोटिवेशन का काम करती है कि आप किस तरीके से उन सिचुएशंस को डील करते हैं, और फिर भी आप अपने फैमिली को भी समय देते हैं। सर, आपने हमें भी समय दिया, तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम है हमारे लिए सर। और सर, आपकी वेट लॉस जर्नी भी सर बहुत इंस्पायरिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए। अगर आप, क्योंकि सर ऐसा मानना है कि अगर आप किसी भी तैयारी करते हैं, या यूपीएससी की हो या कहीं भी किसी भी चीज़ की, तो हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हमारे पुराणों में, वेदों में कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, उस तरीके से। तो सर, वेट लॉस जर्नी के बारे में अगर कुछ आप बताना चाहें, शेयर करना चाहें, कि किस तरीके से एक हेल्थी डाइट और एक हेल्थी डाइट प्लान एक यूपीएससी जर्नी में भी हेल्पफुल हो सकता है सर। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा मतलब कंट्राडिक्ट करना चाहूँगा। बेसिकली मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हमें बहुत फोकस्ड रहना चाहिए ज़िंदगी में। ओके सर। सो लाइक व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर, जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो आई वाज नेवर बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। मैं जब क्लास 8th में था 88 केजी का था। मैं यूपीएससी में जब मैं सिलेक्ट हुआ था तब मैं 134 किलो का था। आई नेवर बॉदर्ड। और मेरा उस समय उद्देश्य एक ही था कि मुझे इस एग्जाम को ओके सर। निकालना है। मैं पूरा अपना एनर्जी जो भी कर सकता था, पूरा एनर्जी वहां पर दे रहा था। मेरे साथ में जीतू भैया हैं जो मेरे साथ तैयारी करते थे, इवनिंग वॉक पे डेली जाते थे। वो मुझे बोलते थे तुम यार ऐसे ही, मतलब वी यूज्ड टू स्टे ना मुखर्जी नगर में, गद्दा जमीन में डाल के और दीवार से टिके, तुम बोले कभी बाहर नहीं निकलते हो, बाहर भी निकलते हो, बाहर निकलो, देखो और अपना आपको हेल्दी रहो। मेरा उनको हमेशा ये था कि भैया मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही रहना है। सो
लाइक उस समय आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको अभी क्या करना है। आप अपना 100%, बिकॉज वो जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा समय भी आपको एनर्जी को किल कर सकता है, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। जब आपके पास दूसरे कार्य को करने के लिए समय होगा, आप निश्चित ही अपना 100%, जैसे मैं वेट लॉस के बारे में बात करूं, सो व्हेन आई नो कि अब मैं इसको कर सकता हूँ, मेरे पास समय है, मैं फोकस होके अपने वर्कआउट, तो बेसिकली मैंने वॉकिंग करके ही वेट लॉस किया, तो मैं वॉक कर सकता हूँ। सेकेंडरी, मैं अपने डाइट में न्यूट्रिशियंस जो है, जो पोषक तत्व हैं, उनको मॉनिटर कर सकता हूँ। कितना मुझे फैट चाहिए, कितना मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना मेरा प्रोटीन इंटेक होना चाहिए। सो वो मैंने अब मॉनिटर किया जब मैं आई वॉज वेल सेटल्ड इन माई कैरियर। नाउ आई डोंट रिक्वायर टू फोकस ऑन अदर फैक्टर्स। सो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट आपका फोकस, आपकी पूरी ऊर्जा उस कार्य में लगा देनी चाहिए जो आपका लक्ष्य है। जब आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर लिया, आपने 100% देंगे, तो कोई भी आपका लक्ष्य होगा, आपको सफलता मिलनी ही है। और सफलता नहीं भी मिली तो आप बेटर होंगे, जहां से आपने शुरुआत की थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर होंगे, और वो बेहतरी ही आपको समाज में अलग खड़ा कर देगी। हाँ सर, हमारे पास कुछ कमेंट आए हैं, वो पूछ रहे हैं कि आप प्राइवेट जॉब के साथ कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं? क्या प्राइवेट जॉब छोड़कर करनी चाहिए या साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं? क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं काफी लोगों के साथ। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, आपका व्यक्तिगत जरूरतें भी इम्पोर्टेंट हैं। सिविल सर्विस आप एक आजीविका के रूप में ही ले रहे हैं, एक आजीविका ही है। मैं एक मतलब मेरे एक जूनियर कलीग से अभी रिसेंटली मेरे साथ काम किया उन्होंने, तो वो एक अच्छी नौकरी छोड़ के, ही वॉज इन अ जॉब, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, आईटी सेक्टर में थे, और उसके बाद उन्होंने 5 साल मुखर्जी नगर में रह के परिवार के साथ, मतलब ही हैज अ बच्चे, और उनके साथ उन्होंने प्रिपरेशन की, फाइनली ही गॉट सिलेक्टेड। लेकिन 5 साल उन्होंने, सो ही अर्नड अलॉट एंड देन ही स्पेंड। लेकिन ये आपके, ये जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नोबडी कैन कमिट कि आप 1 साल में निकाल लेंगे या आपको 5 साल लग जाएंगे। यहाँ पे कोई एक क्राइटेरिया नहीं, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि फाइनली निकाल ही लेंगे। सो दिस इज द कॉल विच वन हैज टू टेक। सेकेंडरी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब के साथ कहीं पे भी जॉब करते हुए तैयारी की है, निकाला है। वही आपकी क्षमता है, आपने कितना पढ़ना है, किस तरीके के आपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लाइफ में कब आप उसको देना चाह रहे हैं एग्जाम को। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो उन्होंने 21 पाया और बोलेंगे कि मैं तैयारी करना चाहता हूँ। देयर आर पीपल हु विल बी लाइक गेटिंग सेटल्ड प्रॉपरली, कि भाई मैं एक बार अपना एक करियर ऑप्शन हो जाए, मेरे पास एक सेफ ऑप्शन हो, उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा। तो ये पर्सनल कॉल होगा, बिकॉज हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर कोई देना चाहता है, अगर इकोनॉमिक रूप से सक्षम है, उसके पास बैकअप है, देन ही कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर नहीं है तो डेफिनेटली अपना एक इकोनॉमिक सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको वो प्राइवेट जॉब के रूप में करके कर सकते हैं। यस सर। तो सर, वैसे तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास। कोई फाइनेंशियल कंडीशंस का जिक्र कर रहा है, कोई कोविड के टाइम पे किस तरीके से, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो रखी है अभी, या थर्ड वेव को लेके ले लें, या फिर एग्जाम डेट को लेके अगर देखा जाए, तो इस जगह पे मोटिवेशन किस तरीके से ले सकते हैं? क्योंकि अनसर्टेन बहुत सारी चीजें हो रखी हैं, ना तो डेट फिक्स हो पा रही है, और फिर जो ये कोविड आ रखा है, इस पे आप सर किस तरीके से कुछ, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का डाटा देखें तो आया है कि 24 करोड़ लोग इंडिया में पढ़ाई छोड़ सकते हैं सर। मतलब ये बहुत ही ऐसी चीज है जो कि उदास करने वाली, निराश करने वाली। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपनी होप, आशा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप आशान्वित रहें, लाभान्वित। जब आप आशान्वित रहेंगे तो निश्चित ही आप उस ऊर्जा से लाभान्वित हो पाएंगे जो आपके चारों ओर एक सकारात्मक आवरण क्रिएट करेगी। अगर आपने नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो निश्चित ही आप एक डिप्रेशन, जो आप बोलते हैं, अवसाद की ओर चले जाएंगे।
तो Yes. बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी चीज तो आप आसान्वित रहें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कई बार ये हो सकता है कि जिसको हम बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, है ना, कि आपके लिए ज्यादा समय मिल पा रहा है, जो पीरियड एक मिल गया कि भाई इतना समय आपको और प्रिपरेशन के लिए मिल गया है, ये भी आपके लिए एक तरीका हो सकता है। कई बार होता है कि आपका ये समय ही खराब था और इस समय के बाद अच्छा समय आने वाला है, तो आप उसको एक सकारात्मक नजरिए के रूप में देखेंगे तो निश्चित ही ये फायदेमंद होगा। ये जरूर है कि इस समय कई सारे लोग आर्थिक रूप से बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। तो उस स्थिति में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपने जो आर्थिक एक सुदृढ़ीकरण होता है उस पे भी कार्य कर लें। हो सकता है कई बार परिवार के लोगों को इसको आवश्यकता हो तो वो काम भी कर लें और उसके साथ वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली एक टफ कॉल है जहां पर इस स्थिति में, बट निश्चित ही हम सब इस पे जल्दी विजय प्राप्त कर लेंगे और एक बेहतर भारत में हम अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का जो परिवार है वो आपकी बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर होगा, हम ऐसी आशा करते हैं। और जैसा आप बोलते हैं कि एक स्वर्णिम भारत का हम निर्माण करेंगे आगे, तो हो सकता है कि इस सेशन में भी वो लोग हों जो कि आगे आने वाले समय में सिविल सर्विसेज में जाएं और निश्चित ही होंगे। तो मेरी सही है सर। तो सभी को बेस्ट विशेष। मैं आशा करता हूं कि वो अपने सभी जीवन में जो भी लोग हैं अपने जीवन में अपना बेस्ट दें और जिस प्रकार से भी योगदान दे सकते हैं सिविल सर्वेंट के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे लीडर के रूप में, एक अच्छे नेता के रूप में, जिस तरीके से भी योगदान दे सकते हैं वो दें और एक अच्छे भारत के निर्माण में एक भूमिका निर्वाह करें। और मैं सभी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के जो फॉलोअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने इंस्टाग्राम पेज पे काफी सारी मोटिवेटेड चीजें डालते रहते हैं। सर के आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज हैं या जो भी अगर सर जो भी आपको बताते हैं मोटिवेशन की चीजें वो सर आप इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पेज पे डालते रहते हैं, तो आप वहां जा सकते हैं। और सर इसके बाद अगर आप कुछ एक टैगलाइन या एक लाइन होती है ना एक जीवन में, एक जिसके बेस पे हम चलते रहते हैं, तो अगर कुछ बोलना चाहें एक अपनी शायरी के अंदाज में या कोई भी एक लाइन जो कि मोटिवेटेड हो, क्योंकि मोटिवेशन का काम करे हमारे एक्सपीरियंस के लिए। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। जितना आप बेहतर तरीके से अपनी एनर्जी को देंगे, 100% देंगे, निश्चित ही आपको बेहतर ही मिलेगा लाइफ में। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार सर आपका। चलिए, धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सर।